हे गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल, जहाँ केमिस्ट्री स्टडी करते हैं डिटेल में। तो आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम लिक्विड स्टेट के, वो रहेगा वेपर प्रेशर, बॉइलिंग, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। हालांकि थंबनेल में आपको सिर्फ सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी ही दिखे होंगे, लेकिन वेपर प्रेशर और बॉइलिंग ये वो टॉपिक्स है जो लास्ट वीडियो में हम कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर और किस पे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर, उसका हिसाब देखेंगे। अब यहां पर दो बीकर के डायग्राम्स आपको दिख रहे होंगे। पहला बीकर ओपन बीकर है, इसका मतलब उसके ऊपर कोई ढक्कन हमने नहीं रखा है, कोई चीज उसके ऊपर ढक्कन नहीं रखी है, नो ढक्कन। क्लोज्ड बीकर में यहां पर हमने यहां पर आपको ब्लैक कलर की एक बाउंड्री दिख रही होगी जो रिप्रेजेंट कर रही है कि यहां पर एक ढक्कन रखा हुआ है इस बीकर के ऊपर। बीकर बोलो या फिर कोई कंटेनर बोलो, मैंने बीकर लिखा है। अब इस ओपन बीकर को, ओपन सिस्टम को हम गर्म करना शुरू करेंगे। तो गर्म करना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे यहां पे जो पार्टिकल्स हैं, पानी के पार्टिकल्स मान लीजिए, लिक्विड या फिर सबसे बेस्ट लिक्विड क्या है, वाटर। तो कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स वाटर में ही डूबे हुए मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला वाटर मॉलिक्यूल, ये वाला, ये वाटर मॉलिक्यूल, पानी का ही मॉलिक्यूल जो पानी के अंदर डूबा हुआ है उसे कहा जाता है बल्क मॉलिक्यूल। बल्क मॉलिक्यूल्स तो एक ही बल्क मॉलिक्यूल है क्या, नहीं, जो भी पानी के मॉलिक्यूल्स पानी के अंदर डूबे हुए हैं वो सभी के सभी बल्क मॉलिक्यूल्स हैं। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स यहां पानी की परत पे है, ये जो लाइन से गोल 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 मैंने ड्रॉ करके रखे हैं, ये है सरफेस मॉलिक्यूल्स। सरफेस मॉलिक्यूल्स। तो बल्क मॉलिक्यूल और सरफेस मॉलिक्यूल्स में क्या अंतर है, बल्क मॉलिक्यूल अंदर डूबे हुए रहते हैं, सरफेस मॉलिक्यूल्स हवा के कांटेक्ट में रहते हैं। तो जब हम इसको गर्म करना शुरू करेंगे सभी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी पहले नीचे वाले पार्टिकल्स की बढ़ेगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी ऊपर वाले पार्टिकल्स में ट्रांसफर होगी, ऊपर वाले पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर होगी। फिर धीरे धीरे क्या होगा, यहां पे लिक्विड स्टेट से वेपर अवस्था में जाना शुरू हो जाएंगे वेपर्स। जब हम इसको गर्म करेंगे लिक्विड स्टेट से मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में जाना शुरू हो जाएंगे। फिर अब ओपन सिस्टम है तो उसकी पानी की भाप ऊपर हवा में, एटमॉस्फेयर में एस्केप कर जाएगी। धीरे धीरे पानी का स्तर कम होते चला जाएगा। फाइनली एक स्टेज आएगी जब पानी वहां पे 100% खत्म हो जाएगा। बाद में तो बर्तन गर्म होना शुरू हो जाएगा। फिर दूसरे केस में हम पानी के मॉलिक्यूल्स को ढक के रखेंगे। ये वाटर है, इस बीकर में पानी को ढक के रखा है, इसको अब गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद में ऑब्वियसली बात है सभी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो सरफेस से मॉलिक्यूल्स वेपर अवस्था में जाना शुरू हो जाएंगे। अब ये छोटे छोटे ब्लैक कलर के जो डॉट्स हैं वो वेपर अवस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो गोले गोले मतलब छोटे छोटे सर्कल्स और उसके नीचे का सरफेस जो है वो वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऊपर वेपर्स, वाटर के वेपर्स। तो धीरे धीरे इसको गर्म करते जाएंगे तो पहले कम वेपर्स रहेंगे, बाद में वेपर्स की संख्या बढ़ जाएगी। तो वेपर्स की काइनेटिक एनर्जी होती है ज्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने के कारण वो यहां वहां टकराएंगे, ऊपर के ढक्कन को भी टकराएंगे और जो दूसरा जो कंटेनर की जो साइड्स है उससे भी टकराएंगे और उस सरफेस पर भी टकराएंगे। सरफेस मतलब ये पानी की जो परत है उससे टकराएंगे और एक प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। तो वेपर प्रेशर एग्जर्ट होता है क्लोज्ड सिस्टम में। कंटेनर को बंद करो और फिर उसको गर्म करो तो जो भाप बनेगी वो भाप पानी के सरफेस से टकराएगी और एक प्रेशर अप्लाई करेगी। तो व्हाट इज वेपर प्रेशर? द प्रेशर exerted by the vapors
liquid at the surface and the pressure exerted by the vapors of the liquid at the surface of the liquid and which are in equilibrium with its liquid. Is called वेपर प्रेशर. क्या होता है वेपर प्रेशर? द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड द वेपर्स आर इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स लिक्विड स्टेट. अब ये इक्विलिब्रियम क्या होता है वो बताता हूं. शुरुआत में जब पानी को गर्म करना शुरू करेंगे तो कम पानी के मॉलिक्यूल्स वेपर बनेंगे. जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेपर की संख्या बढ़ेगी. फाइनली एक ऐसा पॉइंट आएगा, मतलब एक ऐसी स्टेज आएगी, ऐसी स्टेट आएगी जहां पर जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड से वेपर बनेंगे उतने ही मॉलिक्यूल ऊपर के ढक्कन पे कंडेंस होकर नीचे लिक्विड में गिरेंगे. आपने सब्जी बनाते वक्त या बनते वक्त देखा होगा कि जब हम ढक्कन हटाते हैं वहां से तो वहां पर वाटर ड्रॉपलेट्स उस ढक्कन के निचले सरफेस पे चिपके हुए रहते हैं और वो कॉन्स्टेंटली गिरते रहते हैं सब्जी में. उस स्टेट को कहते हैं कंडेंसेशन. लिक्विड का गैस बनना मतलब वेपराइजेशन. गैस मॉलिक्यूल्स या वेपर मॉलिक्यूल्स का दोबारा लिक्विड बनना मतलब कंडेंसेशन. तो शुरुआत में वेपराइजेशन ज्यादा, कंडेंसेशन कम. जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे वेपराइजेशन भी बढ़ेगा और कंडेंसेशन भी बढ़ेगा. फाइनली एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहां पे वेपराइजेशन की स्पीड और कंडेंसेशन की स्पीड दोनों सेम हो जाएगी. उस स्टेट को कहा जाता है द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. जब इक्विलिब्रियम के वीडियोस में अपलोड करूंगा तब आपको वो चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी. फिजिकल इक्विलिब्रियम एज वेल एज केमिकल इक्विलिब्रियम. तो उसे कहा जाता है इक्विलिब्रियम की अवस्था. इक्विलिब्रियम की अवस्था मतलब आधे घंटे पहले जैसा था आधे घंटे बाद में भी सिस्टम वैसा ही था. मान लीजिए यहां पे 100 मॉलिक्यूल्स, मतलब 100% मॉलिक्यूल्स है किसके? लिक्विड के. 20% मॉलिक्यूल ऊपर चले गए, फिर 30% मॉलिक्यूल वेपर बन गए, फिर 40% वेपर बन गए. फाइनली आधे घंटे बाद हमने देखा तो 40% ही ये थे. कौन? वेपर. और 60% था लिक्विड. एक घंटे बाद में भी देखा तो 60% था लिक्विड, 40% थे वेपर. 2 घंटे बाद में भी देखेंगे तो हमको वही कंडीशन दिखेंगी. तब हम बोलेंगे कि जब सिस्टम में कोई भी बदलाव ना हो उस स्टेट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम की स्टेट. और इक्विलिब्रियम जो होता है वो डायनामिक नेचर का होता है. डायनामिक नेचर का मतलब यहां से मॉलिक्यूल्स अगर ऊपर जाएंगे वेपर बन के तो वेपर के मॉलिक्यूल्स ऊपर कंडेंस होके उतनी ही क्वांटिटी के वेपर मॉलिक्यूल्स कंडेंस होकर दोबारा नीचे लिक्विड में आएंगे. यहां के अगर यहां के 50 मॉलिक्यूल ऊपर तो ऊपर के दूसरे 50 मॉलिक्यूल्स लिक्विड में नीचे लिक्विड अवस्था में वापस. उस कंडीशन को कहा जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम. डायनामिक नेचर का होता है कोई भी इक्विलिब्रियम. फिर ये हो गया वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर is the characteristic property of a liquid. मतलब लिक्विड की मात्रा पर कभी भी वेपर प्रेशर की जो वैल्यू है वो नहीं बदलती. अगर आप 100 ml पानी को गर्म करेंगे और उसका वेपर प्रेशर गिनेंगे 100 डिग्री पे, ऑब्वियस सी बात है, और
आप आधे लीटर का मतलब 500 ml का पानी गर्म करेंगे और उसका वेपर प्रेशर गिनेंगे, तो जो वेपर प्रेशर की जो क्वांटिटी है 100 ml की और 500 ml की वो आएगी सेम। तो वेपर प्रेशर इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ लिक्विड। मतलब 100 ml लिक्विड 100 ml वाटर का जितना वेपर प्रेशर रहेगा उतना ही वेपर प्रेशर 500 ml वाटर मॉलिक्यूल्स का भी रहेगा। अब और एक दो प्रॉपर्टी थी जो मुझे लिखाना था, जैसे वेपर प्रेशर कौन से दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो वेपर प्रेशर डिपेंड करता है कि लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे टाइप के हैं, और टेम्परेचर पे। वेपर प्रेशर दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ लिक्विड एंड टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। पहले इसको सेव करेंगे फिर वो भी लिखाता हूं। हो गया। तो वेपर प्रेशर जनरली डिपेंड करता है दो चीजों पे, पहला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ लिक्विड और दूसरा होता है टेम्परेचर। जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन वाटर, IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ वाटर ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ IMF ऑफ इथेनॉल। तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा रहेगा? जिसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम, वो थोड़े इजीली लिक्विड से वेपर की अवस्था में जा सकते हैं। यह ध्यान दीजिए, मान लीजिए आप वाटर की जगह इथेनॉल है। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 78 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है डिग्री सेल्सियस में? 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब इथेनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसीलिए वो कम तापमान पे वेपराइज हो रहा है। वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसीलिए मॉलिक्यूल्स को लिक्विड अवस्था से गैस की अवस्था में भेजने के लिए ज्यादा तापमान सप्लाई करना पड़ेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जिसमें कम, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा। Vapor pressure of ethanol is more than vapor pressure of water. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जिसमें कम रहेंगे उसका वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा। फिर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। मान लीजिए ये वाटर है, एक बीकर में रखा हुआ, यहाँ पे इसके मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ये वाटर के ड्रॉप्स लिक्विड। अब 60 डिग्री पे इसको गर्म करेंगे, या मान लीजिए 70 डिग्री पे, 70 डिग्री पे पानी को गर्म करो, तो 70 डिग्री पे जो वेपर्स रहेंगे यहाँ पर वो कम प्रेशर अप्लाई करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्लोज सिस्टम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी बीकर जो है वो क्लोज है, ढक्कन लगा हुआ है। तो जो वेपर प्रेशर यहाँ पर रहेगा किसका? वेपर्स का, ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। 70 डिग्री पे जो वेपर प्रेशर रहेगा और 100 डिग्री पे जो वेपर प्रेशर रहेगा, तो कौन से तापमान पे वेपर प्रेशर ज्यादा? 100 डिग्री पे वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा। जितना ज्यादा तापमान उतना ज्यादा वेपर प्रेशर। बस यही दो चीजें बनाता। अब मान लीजिए यहां पर 100 डिग्री पे हम वाटर को गर्म कर रहे हैं, तो 100 डिग्री पे जितने वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड अवस्था से वेपर में जाएंगे
और वेपर अवस्था से कंडेंस होकर दोबारा नीचे गिरेंगे, और सरफेस के ऊपर वेपर्स जो है वो तो प्रेशर अप्लाई करेंगे ही करेंगे। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर is equal to the atmospheric pressure, that temperature is called as boiling point of liquid। दोबारा सुनिए, वेपर प्रेशर खत्म हो गया, उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बॉइलिंग। बॉइलिंग तो पानी 60 डिग्री पे भी गर्म होता है, 70 डिग्री पे भी गर्म होगा, 80 डिग्री पे भी, 90 डिग्री पे भी, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस क्यों कंसीडर किया जाता है? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी लिक्विड अवस्था से जो वेपर में आएगा, तो वेपर का प्रेशर जो रहेगा एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर रहेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है ये अब आप लोगों को पता होना चाहिए, ऑलरेडी मैंने प्रेशर क्या होता है प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है। बॉइलिंग तो स्टडी करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर at which the vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure। The temperature at which that temperature is called as boiling point of liquid। boiling point of liquid। तो बॉइलिंग पॉइंट भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट और एक होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 atm में या फिर 1 बार में। ओके, तो 1 atm मतलब कितना होता है 1.01325 बार। ओके, तो वेपर प्रेशर इक्वल टू 1 atm या वेपर प्रेशर इक्वल टू 1 बार। 1 बार मतलब कितना atm 0.987 atm। एक atm प्रेशर मतलब इतना बार और एक बार मतलब 0.987 atm। तो एक्चुअल में कौन सा यूनिट बड़ा है? atm बड़ा है, बार के कंपैरिजन में atm वाला यूनिट बड़ा है। ओके, पहले इसको सेव कर लेंगे, फिर स्टैंडर्ड और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो रिप्रेजेंट करता हूं। सेव करेंगे प्लीज। कर लिया सेव? चलिए अब देखेंगे हम स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट एंड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। व्हेन वेपर प्रेशर, मैं डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में वीपी लिख रहा हूँ, वीपी मतलब वेपर प्रेशर। व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड becomes equal to 1 atm pressure, 1 atmospheric pressure, then it is called normal boiling point। normal boiling point। और मतलब एंड वाला और हिंदी वाला, when vapor pressure of a liquid, how
वैसे वेपर प्रेशर होता है वेपर्स का, तो मैंने यहां पर लिक्विड लिख दिया था। व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस becomes equal to 1 bar pressure, then it is called standard boiling point. स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। अभी मैंने आपको बताया था 1 ATM मतलब कितना बार और 1 बार मतलब कितना ATM। तो 1 ATM जो प्रेशर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू 1 बार। व्हेन वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू 1 ATM प्रेशर, इट इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। एंड द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ a liquid becomes vapor pressure becomes equal to 1 bar, it is called standard boiling point. तो normal boiling point of water is 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस हम तब कंसिडर करते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जब उसका वेपर प्रेशर, जिस टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट SB स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 99.6 डिग्री सेल्सियस। Normal boiling point of water is 100 डिग्री, स्टैंडर्ड boiling point of water is 99.6 डिग्री सेल्सियस। अब boiling point जो है of a substance, boiling point of a liquid depends upon the external pressure, external atmospheric pressure। क्या कहना चाहता है इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। जो वेपर प्रेशर है, इस डायग्राम को देखेंगे, लिक्विड्स वेपर की अवस्था में जा रहे हैं, तो वेपर सरफेस के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करेंगे। जब वेपर्स का प्रेशर जो वो सरफेस पे अप्लाई करते हैं वो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा तब हम उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ओके, वो अगर हम बढ़ा देंगे तो लिक्विड ज्यादा तापमान लेगा गर्म होने के लिए। दोबारा सुनिए मैंने क्या कहा। एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ज्यादा। एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कम। इसीलिए अगर आप किसी पहाड़ पर चले गए जो आधा किलोमीटर है 1 किलोमीटर ऊंचा है, उस पहाड़ पर अगर आप पानी को गर्म करेंगे तो कम तापमान पे गर्म हो जाएगा। ओके, तो एक्सटर्नल प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट कम। एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। फिर इसी पॉइंट को लिखता हूं, लिक्विड कैन बॉइल एट लो टेम्परेचर व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज लो। अब लिक्विड कैन बॉइल एट हाई टेम्परेचर व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज हाई, वो वाला सेंटेंस आप खुद होकर लिखेंगे। फिर मान लीजिए ये जो लिक्विड है 100 डिग्री पे अभी ये जाने का है। वाटर को हम गर्म कर रहे हैं या फिर कोई भी लिक्विड है जिसको हम गर्म कर रहे हैं, तो शुरुआत में कम तापमान पे
वेपराइजेशन की प्रोसेस कम, कंडेंसेशन की प्रोसेस भी कम। तो लिक्विड की डेंसिटी हमेशा ज्यादा होती है कंपेयर टू दैट ऑफ इट्स वेपर्स। लिक्विड मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ज्यादा, वेपर की डेंसिटी कम। लेकिन जब हम उसे फाइनली गर्म करते चले जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर की अवस्था में जाएंगे। तो ऐसा टेम्परेचर जहां पे वेपर की डेंसिटी इज इक्वल टू लिक्विड की डेंसिटी, द टेम्परेचर एट विच डेंसिटी ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वेपर्स, या फिर डेंसिटी ऑफ वेपर्स बिकम्स इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दैट टेम्परेचर इज कंसिडर्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर। द टेम्परेचर at which density of vapors becomes equal to the density of liquid molecules. That temperature is called as critical temperature. Critical temperature. अब critical temperature हम लास्ट वीडियो में भी देख चुके हैं लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस में। यहां से अराइज होता है हायर क्लासेस का एक टॉपिक जिसे कहा जाता है फेज इक्विलिब्रिया। तो एक डेफिनेशन होती है मैकेनिकली सेपरेबल, ओके, फिजिकली डिस्टिंक्ट एंड मैकेनिकली सेपरेबल। तो जब फेज इक्विलिब्रिया स्टडी करेंगे, जब मैं हायर क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूंगा, तब वो जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की लिंक देके रखूंगा ताकि हायर क्लासेस के स्टूडेंट्स इस पॉइंट को पहले समझ जाए। तो लिक्विड और वेपर को सेपरेट करने वाली एक जो बाउंड्री रहेगी लिक्विड की, वो जब इनविजिबल हो जाए, इनविजिबल हो जाए मतलब वो जो बाउंड्री क्लियर कट दिखाई ना दे, पता ही ना चले ऊपर तो लिक्विड, ऊपर तो वेपर फेज है, नीचे लिक्विड फेज है। और ये कब होता है? जब लिक्विड का स्तर थोड़ा सा नीचे आ जाता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स लिक्विड से वेपर में जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है लिक्विड का जो लेवल रहेगा वो नीचे आ जाएगा। उस टाइम पे वो जो सेपरेशन की बाउंड्री रहती है लिक्विड सरफेस की, वो क्लियरली विजिबल नहीं रहती, वो डिस्टिंक्ट नहीं रहती। और उस टेम्परेचर को हम, उस कंडीशन को हम कहते हैं कि वेपर की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी सेम हो गई है। एट दैट टेम्परेचर इट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। अब इसको सेव कर लेंगे प्लीज। कर लिया सेव। चलिए अब जैसा कि हमने यहां पर लिखा क्रिटिकल टेम्परेचर, एट क्रिटिकल टेम्परेचर at critical temperature the clear boundary between liquid and vapors disappear. ओके, क्रिटिकल टेम्परेचर पे वेपर्स, लिक्विड जब वेपर्स अवस्था में जाएंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या होता है, उनके बीच की जो क्लियर बाउंड्री है वो वैनिश हो जाती है। फिर एक डिफरेंस है इवेपोरेशन और बॉइलिंग में, ये लास्ट पॉइंट है। फिर हमारा बॉइलिंग जो प्रोसेस है लिक्विड का वो कंप्लीट हो जाता है। फिर हम देखेंगे सरफेस टेंशन क्या होता है। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, सिर्फ सरफेस पे होता है। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। हमें पता है
द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो boiling point, it is called evaporation. But the conversion of liquid in vapors at boiling point, it is called vaporization. So evaporation, it is a surface phenomena, but boiling, जो boiling point वाला अभी हमने देखा vaporization, boiling can take place even below the surface, of liquid in the form of bubbles. इवेपोरेशन की प्रोसेस में आपको कभी बुलबुले नहीं दिखेंगे, लेकिन पानी जब बॉइलिंग पॉइंट पे गर्म होता है तो देखिए वहां से बुलबुले निकलते। इसका मतलब सरफेस पर से इवेपोरेशन होगा, लेकिन बॉइलिंग की प्रोसेस सरफेस के नीचे जो पानी के मॉलिक्यूल्स है वो भी बुलबुले के फॉर्म में ऊपर आते हैं। ओके, बॉइलिंग कैन टेक्स प्लेस इवन बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। मतलब बल्क में, सरफेस के नीचे वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, बल्क। बल्क में भी बॉइलिंग की प्रोसेस हो सकती है। इसको सेव कर लेंगे। हो गया। चलिए अब देखेंगे हम सरफेस टेंशन, जो आपको थंबनेल पे दिखा होगा। सरफेस टेंशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा। इससे पहले कि सरफेस टेंशन की डेफिनेशन लिखाऊं, क्या होता है वो देख लेते हैं। क्यों हमेशा पानी की बूंद गोल आकार में रहना चाहती है, स्फेरिकल आकार में रहना चाहती है। बचपन में आपने बहुत सारे मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स देखे होंगे। ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, राइट। ये सभी 2 डायमेंशनल है। इनके 3 डायमेंशनल कैसे रहेंगे, इसको हटा दो। इसका 3 डायमेंशनल कैसा रहेगा, प्रिज्म। आई होप आपने प्रिज्म देखा होगा। क्यूब, यस, ये हो गया क्यूब। फिर सर्कल हो गया 2 डायमेंशनल, और स्फीयर हो गया 3 डायमेंशनल। माफ कीजिएगा, ये हो गया स्फीयर। पानी की बूंद सर्कुलर आकार में नहीं, स्फेरिकल आकार में रहना पसंद करती है। सिर्फ पानी की बूंद नहीं, अगर आप केमिस्ट्री लैब में जाकर देखें और अगर आप मर्क्यूरी देखेंगे, मर्क्यूरी ड्रॉप, तो वो भी स्फेरिकल ड्रॉप में रहना पसंद करता है। क्यों लिक्विड्स स्फेरिकल ड्रॉप में रहना पसंद करते हैं, इसी की स्टडी करनी है, और उसके बारे में हमें हिसाब देता है सरफेस टेंशन। तो कंसीडर कीजिए एक कंटेनर है, उसमें लिक्विड भरा हुआ है, वाटर कंसीडर करेंगे। तो 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स रहते हैं। पानी का ड्रॉप या पानी का मॉलिक्यूल जो अंदर, पानी के ही अंदर डूबा हुआ है, जिसको हम बोलेंगे बल्क मॉलिक्यूल, और पानी का मॉलिक्यूल जो यहां सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, जिसको हम बोलेंगे सरफेस मॉलिक्यूल। बल्क मॉलिक्यूल चारों साइड से अपने जैसे मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में है। बल्क मॉलिक्यूल उसके, अगर मान लीजिए मैं बल्क मॉलिक्यूल हूं, तो मेरे सामने मेरे जैसा ही मॉलिक्यूल, इधर भी वही मॉलिक्यूल, इधर भी वही मॉलिक्यूल, इधर भी वही मॉलिक्यूल, ऊपर भी नीचे भी, चारों साइड में जितने डायरेक्शन आप इमेजिन कर सकते हैं, सभी मेरे टाइप के मॉलिक्यूल्स रहेंगे। अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल हूं तो इसका मतलब ये वाला वाटर मॉलिक्यूल सभी डायरेक्शन के वाटर मॉलिक्यूल्स में इक्वल अमाउंट में अट्रैक्ट किया गया है। लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है, सरफेस मॉलिक्यूल मतलब कौन, जो नीचे पानी के सरफेस के नीचे अपने जैसे पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ में कांटेक्ट में है, और ऊपर हवा के मॉलिक्यूल्स के साथ में कांटेक्ट में है, उसे हम कहेंगे पानी का सरफेस मॉलिक्यूल। ऑब्वियस सी बात है ना, पानी की जो परत रहती है, पानी की जो लेयर है, उस पे जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है, 2 तरीके के लोगों के साथ कांटेक्ट में, नीचे अपने जैसे पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ कांटेक्ट में, और ऊपर हवा के कांटेक्ट में है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो 2 लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं सरफेस मॉलिक्यूल्स। सरफेस मॉलिक्यूल्स समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूं कि किसे हम कहेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बाद में बताओ, सरफेस मॉलिक्यूल कंसीडर। बल्क मॉलिक्यूल, सरफेस मॉलिक्यूल।
तो बल्क मॉलिक्यूल चारों साइड में इक्वल अमाउंट के अट्रैक्टिव फोर्सेस से अट्रैक्ट है, तो उसकी एनर्जी रहती है कम, मिनिमम एनर्जी। और सरफेस का मॉलिक्यूल जो सरफेस पे है उसकी एनर्जी रहती है ज्यादा, मोर एनर्जी। जब गैसियस स्टेट खत्म हो जाएगा, ये लिक्विड स्टेट जब खत्म हो जाएगा, तब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स में आपको एक चीज हमेशा बताई जाएगी कि जो मुर्दा चीजें हैं वो हमेशा मिनिमम एनर्जी लेवल पे रहना चाहती है। मुर्दा चीजें मतलब कौन? जो खाना नहीं खाते, जो रेस्पिरेशन नहीं करते, जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, जो ऑर्गेनिजम्स ये तीनों चीजें करते हैं उनको हम कहते हैं लिविंग, वो जिंदा चीजें हो गई। जो रेस्पिरेशन करते, खाना खाते, रिप्रोडक्शन करते। और जो ये सब चीजें नहीं करते उनको हम बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। और केमिस्ट्री और फिजिक्स में हम पढ़ते क्या है? मुर्दा चीजों के बारे में। तो मुर्दा चीजों के साइंस में हम ये ही पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल्स हमेशा खुद की एनर्जी मिनिमम रखना चाहता है। मिनिमम एनर्जी किसकी है? बल्क की, बल्क मॉलिक्यूल की। मैक्सिमम एनर्जी किसकी है? सरफेस मॉलिक्यूल की। तो सरफेस मॉलिक्यूल कोशिश करेगा बल्क में आने की। सरफेस मॉलिक्यूल अगर बल्क में आता है तो किसी को, दूसरे मॉलिक्यूल को तो उसकी जगह लेनी पड़ेगी, क्योंकि वॉल्यूम तो लिक्विड का उतना ही रहेगा। तो दूसरा मॉलिक्यूल अब सरफेस पे जाएगा, फिर वो मॉलिक्यूल नीचे अट्रैक्ट होगा, फिर वो नीचे आएगा। तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो हमेशा एक टेंशन में रहते हैं, जिसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या है? द फोर्स acting on the surface of the molecules which tries to contract the surface area. The force which tend to tear, which tends to reduce the surface area is called surface tension. उसी फोर्स को हम बोलेंगे सरफेस टेंशन। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं है। सरफेस टेंशन की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? बात लिखता हूं। द फोर्स एक्टिंग, फोर्स इन न्यूटन, ऑब्वियस सी बात है, फोर्स है तो उसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन। द फोर्स इन न्यूटन एक्टिंग एट राइट एंगल्स टू द सरफेस ऑफ लिक्विड along 1 meter of liquid surface. ये हो गया सरफेस टेंशन। द फोर्स इन न्यूटन एक्टिंग एट राइट एंगल्स टू द सरफेस ऑफ लिक्विड along 1 meter length of 1 meter of liquid surface, इसे हम कहेंगे सरफेस टेंशन। यही है इसकी डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो ये हो गया मैथमेटिकल डेफिनेशन, हमने देख लिया। अब एक टर्म यहां पर देखिए, द फोर्स विच टेंड्स टू रिड्यूस द सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। अब ये सरफेस एरिया मतलब क्या है वो देखिए। जैसे मैंने वाटर के सरफेस के बारे में बताया कि सरफेस पे मॉलिक्यूल्स जो है ऊपर हवा के कांटेक्ट में है, नीचे अपने जैसे मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में। जब भी कोई नई दीवार कंस्ट्रक्ट होती है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, दीवार बनाते, तो नई दीवार बनती है तो उसके ऊपर पानी मारा जाता है पाइप से। तो वो इसलिए मारा जाता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स दीवार के अंदर तक जा सके। जब पानी के मॉलिक्यूल्स दीवार के बल्क में जाएंगे तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब। और एक टर्म होती है एडजॉर्ब, एक टर्म एब्जॉर्ब और एक एडजॉर्ब। दोनों में क्या अंतर है बता दो?
एक स्पंज लेंगे, उसको पानी में डुबाएंगे। डुबाने के बाद में क्या होगा, पानी के मॉलिक्यूल्स उसके अंदर चले जाएंगे, मतलब उसके सरफेस के अंदर जाएंगे, बल्क में जाएंगे। फिर हम जब उसको बाहर निकालेंगे और निचोड़ेंगे तो क्या होगा, पानी बाहर निकल जाएगा। जब पानी के मॉलिक्यूल्स उसके बल्क में जा रहे हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। स्पंज जो है पानी को एब्जॉर्ब करता है। अब दोबारा वापस आएंगे उस दीवार वाले एग्जांपल पे। जब दीवार पे पानी मारते हैं, पानी दीवार के बल्क में जाता है, एब्जॉर्प्शन। लेकिन जब दीवार पक्की हो जाती है, उसके बाद में दीवार के ऊपर पेंट मारा जाता है। दीवार की पेंटिंग हो गई, अब उसमें एक कील ठोक दीजिए। वहां पे कील ठोक कर देखिए तो अंदर आपको सीमेंट के पार्टिकल्स दिखेंगे। पेंट के पार्टिकल्स आपको सिर्फ दीवार पे दिखेंगे, दीवार के अंदर नहीं दिखेंगे। तो पेंट दीवार के ऊपर एब्जॉर्ब हुआ या एडजॉर्ब हुआ, तो दीवार के ऊपर पेंट एडजॉर्ब हुआ। चिपकने के प्रोसेस को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। द एरिया अवेलेबल फॉर द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन, इट इज कॉल्ड एज सरफेस एरिया। चिपकने के लिए जो एरिया अवेलेबल है उसे हम कहेंगे सरफेस एरिया। तो लिक्विड्स अपना सरफेस एरिया कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कौन सा आकार लेंगे जिस आकार में उनका सरफेस एरिया कम से कम रहे। एक गिवन वॉल्यूम के लिए जो भी वॉल्यूम का लिक्विड होगा उसको आप अलग अलग आकार में फिट कीजिए। उसको प्रिज्म के आकार में रखेंगे, या फिर उसको क्यूब के आकार में रखेंगे, या फिर उसको स्फीयर के आकार में रखेंगे। कौन से शेप में वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, कौन से शेप में उसका सरफेस एरिया सबसे कम रहेगा, तो स्फीयर के शेप में सरफेस एरिया सबसे कम रहता है। फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, स्फीयर हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। इसीलिए लिक्विड के ड्रॉप्स, अगर उनकी जो बूंदे हैं वो स्फेरिकल फॉर्म में रहना पसंद करती है। आई होप, मुझे लगता है कि मैंने सरफेस एरिया क्या होता है वो बता दिया। चिपकने के लिए जो एरिया अवेलेबल रहता है वो सरफेस एरिया। फिर दूसरी लैंग्वेज में, द एरिया एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, इट इज कॉल्ड सरफेस एरिया। अब ये पानी की बूंद कंसिडर कीजिए। मैंने बताया था बल्क के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम, सरफेस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा। मुर्दा चीजें कोशिश करती है उनकी एनर्जी मिनिमम रखने की। तो जब मिनिमम एनर्जी रखने की कोशिश करेंगे तो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है, ओके, सरफेस एरिया, सरफेस टेंशन जो है वो सरफेस एरिया कम करने की कोशिश करता है। तो एक नई टर्म उभर के आती है जिसको हम कहते हैं सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी। सरफेस टेंशन क्या करता है, सरफेस एरिया को कम करने की कोशिश करता है। अब हम सरफेस एरिया को कम ना करते हुए सरफेस एरिया को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो जो एनर्जी सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए लगी, या फिर जो वर्क डन हमें करना पड़ेगा, वर्क डन और एनर्जी दोनों की यूनिट सेम है। वर्क एंड एनर्जी पढ़े होंगे 9th स्टैंडर्ड में। सरफेस एरिया, सरफेस टेंशन सरफेस एरिया को कम करने की कोशिश करता है। तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको हम बोलेंगे सरफेस एनर्जी। द वर्क डन that has to be done in order to increase the surface area by 1 meter square. The work that has to be done in order to increase the surface area of a liquid by 1 meter square is called surface energy. Is called सरफेस एनर्जी। थोड़ा यहाँ पर चिवड़ा हो गया है, आप थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। सरफेस
एनर्जी। सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन न्यूमेरिकली और डायमेंशनली सेम है। कैसे वो बताता हूं, पहले इसको सेव कर लेंगे। हाँ, एक और चीज, इससे पहले कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें, एक फिनोमेना देख लेते हैं जो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। ये पानी है, वाटर, इसमें आप एक कैपिलरी डिप करेंगे, एक छोटा सा स्ट्रॉ, पतला स्ट्रॉ, कम रेडियस या कम डायमीटर का स्ट्रॉ इंसर्ट करेंगे, तो क्या होगा, लिक्विड अपने आप थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो इसे कहा जाता है कैपिलरी एक्शन। ऑलरेडी मैंने यहां पर इसका नाम लिखा हुआ है, कैपिलरी एक्शन। अब वाटर में कैपिलरी आप डुबाएंगे तो वाटर लेवल जो है वो ऊपर चला जाएगा, कहां का, कैपिलरी का। लेकिन जब आप कैपिलरी मर्क्यूरी लिक्विड में डुबाएंगे तो जो बाहरी सरफेस है उसके कंपैरिजन में कैपिलरी में मर्क्यूरी का स्तर जो है वो नीचे चला जाता है। तो सरफेस टेंशन अलग अलग लिक्विड्स का अलग अलग रहता है। प्लस फिजिक्स में जब आप 12th स्टैंडर्ड में सरफेस टेंशन पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट में, तो और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। जब मैं हायर क्लासेस के वीडियोस अपलोड करूंगा लिक्विड स्टेट से रिलेटेड और खास करके सरफेस टेंशन से रिलेटेड, तो हर लिक्विड मतलब बहुत सारे लिक्विड का बिहेवियर अलग अलग रहता है। तो कैपिलरी एक्शन जो होती है वो सरफेस टेंशन की वजह से होती है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स है यहां पर डूबे हुए, पानी के ही मॉलिक्यूल्स जो यहां पर डूबे हुए हैं और जो सरफेस पर है, सरफेस के मॉलिक्यूल्स हमें पता है हमेशा टेंशन में रहते हैं, नीचे आने की कोशिश करते हैं, अपनी एनर्जी कम करने की कोशिश करते हैं। तो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स इनको, सरफेस के मॉलिक्यूल्स को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो लिक्विड है वो कैपिलरी एक्शन की वजह से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और कैपिलरी में ऊपर चढ़ जाता है। तो जितना ज्यादा सरफेस टेंशन उतना मतलब कैपिलरी में लिक्विड की हाइट ज्यादा रहेगी। तो इसको सेव करेंगे, फिर सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का क्या रिलेशन है मैं बताता हूं। सेव हो गया। चलिए अब हाँ, सरफेस टेंशन and surface tension is equal to surface energy, both numerically as well as dimensionally। कैसे वो देखेंगे। सरफेस टेंशन का यूनिट है न्यूटन पर मीटर और सरफेस एनर्जी का यूनिट है जूल पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो जूल पर मीटर स्क्वायर को, जूल मतलब वर्क डन मतलब न्यूटन मीटर, जूल को मैंने इस तरीके से लिखा है, ये जूल, उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होता है, वर्क डन, वर्क डन का यूनिट जूल, न्यूटन मीटर और ये मीटर स्क्वायर जैसा का वैसा। इनका कैलकुलेशन करेंगे तो सरफेस एनर्जी का यूनिट भी क्या आ सकता है, न्यूटन पर मीटर। तो सरफेस एनर्जी का भी आया न्यूटन पर मीटर, सरफेस टेंशन का तो यूनिट होता ही है न्यूटन पर मीटर। इसीलिए सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन इज इक्वल न्यूमेरिकली एज वेल एज डायमेंशनली। यूनिट सेम आया मतलब डायमेंशन सेम। अब जनरली बहुत सारे जो लिक्विड्स है उनका सरफेस टेंशन का जो रेंज होता है वो रहता है 0.027 से लेकर 0.042 न्यूटन पर मीटर। जनरली ऐसा नहीं होता कि इससे कम किसी का सरफेस टेंशन है ही नहीं, इससे ज्यादा किसी का सरफेस टेंशन नहीं है। वाटर का सरफेस टेंशन ऑफ
water, it is 0.072 न्यूटन पर मीटर। नाइट्रोबेंजीन का अगर आप देखेंगे सरफेस टेंशन, तो उसका सरफेस टेंशन आता है 0.0418 न्यूटन पर मीटर। ऑन दी अदर हैंड जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म, उसका सरफेस टेंशन आता है 0.0263 न्यूटन पर मीटर। हो सकता है आप अलग अलग बुक में चेक करेंगे, आपको वैल्यू थोड़ी अलग है। अब सरफेस टेंशन रेंज लिक्विड्स की क्या रहती है, जनरली इतनी। कुछ कुछ इससे भी कम रिप्रेजेंट होते हैं, जैसे इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल, उसका जो सरफेस टेंशन है वो कितना है, वो आता है 0.0233 न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे। पहला है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, IMF, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो यार, और दूसरा टेम्परेचर। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको रहेगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको रहेगा वो देखेंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, सरफेस टेंशन ज्यादा। वाटर का कितना है सरफेस टेंशन, 0.072। क्यों? क्योंकि वाटर में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। इन वाटर मोर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है उनके ऊपर जो टेंशन एक्ट हो रहा है वो ज्यादा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम, सरफेस टेंशन कम। टेम्परेचर ज्यादा, सरफेस टेंशन कम। ऐसा क्यों? क्योंकि जब किसी भी चीज को हम गर्म करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी या थर्मल एनर्जी बढ़ती है। थर्मल एनर्जी बढ़ी मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा तो सरफेस टेंशन कम। यहां लिखता हूं, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर surface tension decreases, ठीक है। हाँ, तो यहां पर हमारा सरफेस टेंशन कंप्लीट होता है। अब तुरंत देखेंगे हम विस्कोसिटी। सेव करेंगे प्लीज। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए, अब हम लास्ट प्रॉपर्टी लिक्विड की इस लेक्चर की स्टडी करेंगे, जिसका नाम है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो उसका मतलब होता है लिक्विड का चिपचिपापन, स्टिकीनेस। अगर एक ग्लास पानी और एक ग्लास तेल, कुकिंग ऑयल, दोनों को गिरा दो तो कौन सा लिक्विड ज्यादा तेजी से भागेगा? पानी ज्यादा तेजी से भागेगा क्योंकि वो कम चिपचिपा है। तेल थोड़ा धीरे भागेगा, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा चिपचिपा है। तो विस्कोसिटी मतलब देसी लैंग्वेज में चिपचिपापन, लेकिन साइंटिफिक तरीके में उसका मतलब होता है द इंटरनल रेजिस्टेंस to flow is called viscosity.
एक और डेफिनेशन होती है, वो भी बताता हूं। ये एक पाइप है, कंसीडर कीजिए, ओके, और इस पाइप में पानी बह रहा है। तो पानी अगर बह रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, पानी को, उस पाइप को चिपकते हुए भी पानी की एक लेयर है ऊपर वाली, मतलब वो सर्कुलर तरीके से बह रहा है ना, ये एक और ये ऊपर वाली वो एक ही है, सर्कुलर फॉर्म में ऐसा पानी बह रहा है। तो जो लेयर नीचे पाइप के सरफेस को चिपकी हुई है उसकी स्पीड सबसे कम, उसके ऊपर वाली पानी की लेयर उसकी स्पीड ज्यादा, उसके ऊपर वाले पानी की लेयर उससे ज्यादा, उसके ऊपर वाले पानी की लेयर सबसे ज्यादा। तो जो सेंटर वाली जो लेयर रहेगी, ये ऊपर के पाइप का ऊपर का लेवल और ये नीचे का, तो जो सेंटर वाली लेयर रहेगी पानी की, उसकी स्पीड रहेगी सबसे ज्यादा। तो जब लिक्विड बहता है या फिर लिक्विड की स्टडी करने के लिए कंसीडर किया जाता है कि लिक्विड की एक परत, उसके ऊपर एक परत, उसके ऊपर एक परत, उसके ऊपर एक परत, परत बोले तो लेयर। तो एक लेयर जिस स्पीड से बहेगी तो नीचे वाली जो दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में वो धीरे बहेगी, उसके ऊपर वाली ज्यादा तेजी से बहेगी, उसके ऊपर वाली और तेजी से बहेगी। इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया। और दूसरी डेफिनेशन जो विस्कोसिटी की है वो है द फ्रिक्शनल फोर्स offered by a layer to the next layer. The frictional force offered by a layer to the next layer moving with different velocity. Different velocity is called viscosity. Okay. The frictional force offered by one layer to the next layer moving with different velocity is called viscosity. ये जो दूसरे सरफेस पे पाइप के सरफेस को चिपक कर जो लेयर है वो ऊपर वाले लेयर्स की स्पीड कम करने की कोशिश करती है, और जो सेंटर वाली पानी की जो लेयर है जो सबसे ज्यादा स्पीड से भाग रही है वो अपने से नीचे और अपने से ऊपर वाले लेयर की स्पीड बढ़ाने की कोशिश करती है। नीचे वाली लेयर बाकियों की अपने से ऊपर वाली लेयर की स्पीड कम करने की कोशिश करती है, ऊपर वाली सेंट्रल वाली लेयर उसके ऊपर और नीचे वाली लेयर की स्पीड बढ़ाने की कोशिश करती है। तो मान लीजिए ये वाली जो है लेयर, ठीक, इसकी वेलोसिटी है v, तो उसके ऊपर वाली जो लेयर है ये वाली, इसकी स्पीड रहेगी v प्लस dv। व्हाट इज dv? चेंज इन वेलोसिटी। नीचे वाली की वेलोसिटी इतनी, तो उसके ऊपर वाली परत जो ज्यादा स्पीड से भाग रही है उसकी वेलोसिटी इतनी। अब ये v इसको रिप्रेजेंट किया, तो उसके नीचे वाली जो लेयर है ये वाली लेयर, इसकी रहेगी v माइनस dv। v से कम, कितनी कम? dv। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर करती है, एक लेयर दूसरी लेयर को इफेक्ट करती है, उसी को हम कहते हैं विस्कोसिटी। नीचे वाली ऊपर की स्पीड कम करने की कोशिश कर रही है, ऊपर वाली अपने से नीचे और ऊपर वालों की स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो उसे कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स। represented by, frictional force is represented by कैपिटल F। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स किसको किसको मतलब किस पे डिपेंड रहता है वो देखेंगे। वेलोसिटी का हिसाब देख लिया, दो लेयर के बीच का जो डिस्टेंस है, ओके, उसे रिप्रेजेंट किया जाता है dx से। डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स, कौन सी? एडजेसेंट लेयर्स, एक दूसरे के जस्ट बाजू वाली। और ये बहती कैसे है? मान लीजिए ये एक परत हो गई,
कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ऐसा, ये एक परत, फिर ये उसके नीचे की दूसरी परत, फिर उसके नीचे की तीसरी परत। तो ये जो एरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में है यहाँ पर, ओके। अब ऑब्वियस सी बात है सेंटर वाली जो रहेगी वो थोड़ा ज़्यादा स्पीड से भागेगी, तो वो परत रहेगी थोड़ी सी सामने, ये वाली ऐसी लेयर, ये वाली परत ऐसी है, ये वाली परत ऐसी है, ये वाली परत ऐसी है। तो ये जो पोर्शन है जो मेरे हाथ का, मेरे पाम का जो दिख रहा है, जो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर, जो एरिया इस परत का ऊपर वाली परत के कांटेक्ट में है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए से। ये जो मतलब लेयर है जो सबसे सामने भाग रही है, उसका एरिया, पूरा एरिया जो नीचे वाली लेयर के कांटेक्ट में है, उसको कहा जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ लेयर या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बोलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स, दो लेयर के बीच का डिस्टेंस dx। ओके, और एरिया जो कांटेक्ट में है एक दूसरे के, एक लेयर का दूसरे लेयर के कांटेक्ट में जो है वो। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv, डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ टू लेयर्स, dv। velocities of two layers। Two layers। Frictional force is directly proportional to dV। Frictional force is directly proportional to area of cross section, and frictional force is inversely proportional to the distance between two layers। dx क्या है लिखा है, a क्या है लिखा है, dv क्या है वो भी लिखा है। तीनों को आपस में कंबाइन करेंगे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a dv अपॉन dx। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कुछ तो भी कांस्टेंट आएगा। f इज इक्वल्स टू ईटा, इसका ये जो है, ये जो सिंबल है, इसका मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा है तो कुछ तो भी कांस्टेंट आया, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है ईटा से, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और इसको क्या बोलते हैं, ईटा, ETA। ओके, चलिए, ईटा इंटू A dV अपॉन dx। तो ईटा क्या हो जाएगा, ईटा विल बी इक्वल टू F अपॉन A इंटू dx अपॉन dv। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है वो बताता हूं, ठीक है, क्योंकि उसको लिखना पड़ेगा और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले इसको सेव कर लेंगे, प्लीज स्क्रीनशॉट लो, फिर उसका यूनिट भी निकालना है। कर लिया सेव। चलिए, क्या आया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा इज इक्वल्स टू F बाय A मल्टीप्लाइड बाय dx बाय dv। अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम CGS सिस्टम में और SI सिस्टम में दोनों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। CGS सिस्टम मतलब SI का छोटा भाई। फिर इन CGS सिस्टम, CGS सिस्टम में A का यूनिट क्या होता है, A की जगह हम लेंगे यहां पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर।
dx डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स 1 सेंटीमीटर, और dv चेंज इन डिफरेंस इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां पर ये सभी चीजें रखेंगे, एक ही जगह 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, dx की जगह 1 सेंटीमीटर, dv की जगह सेंटीमीटर पर 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 सेंटीमीटर पर रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ईटा विल बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। सो ईटा इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको हम सिंपली विस्कोसिटी भी बोलते हैं, इज डिफाइंड as the frictional force in dynes, frictional force in dynes required to maintain velocity difference of 1 centimeter per second between two parallel layers, which are 1 सेंटीमीटर अपार्ट, एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूर है, हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन सीजीएस सिस्टम। अलग अलग रेफरेंस बुक्स में थोड़ा स्लाइटली वर्ड्स का इधर उधर हेरफेर रहता है। ये सबसे सिंपलेस्ट है जो मैंने फाइंड की है इस लेक्चर के लिए। अब इन एसआई सिस्टम ईटा इज इक्वल्स टू क्या है पता ही है, एफ अपॉन ए डी एक्स अपॉन डी। यहां पर dx की वैल्यू हम लेंगे 1 मीटर, dv की वैल्यू या फिर a की वैल्यू पहले हम लेंगे 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेपरेट करता हूँ, और dv की वैल्यू लेंगे हम 1 मीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, यहाँ पर मीटर मीटर हो गया और कुछ नहीं रखेंगे। यहाँ पे ये वैल्यूज रखेंगे तो ईटा विल बी इक्वल टू एफ, वो तो आता ही है पता ही है, यहाँ पर भी आया तो यहाँ पर भी आएगा। द फ्रिक्शनल फोर्स, ईटा की डेफिनेशन एसआई यूनिट सिस्टम में, द फ्रिक्शनल फोर्स इन न्यूटन, क्योंकि न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इन न्यूटन रिक्वायर्ड to maintain the velocity difference of 1 meter per second 1 meter per second between two parallel layers which are 1 meter apart, having cross sectional area of 1 meter square। ओके
ठीक है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर। ये एसआई यूनिट सिस्टम में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दोबारा इसके यूनिट बच ही गए, एक और स्लाइड हमको लगेगी। चलिए सेव करेंगे प्लीज, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम एसआई यूनिट्स और सीजीएस यूनिट्स देखेंगे, फिर वीडियो एंड अप कर देंगे। एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। ईटा इज इक्वल्स टू क्या आया था, एफ बाई ए डी एक्स अपॉन डी वी। यूनिट्स रखेंगे, फोर्स को रखेंगे डाइन में, मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स सेंटीमीटर अपॉन एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी वी सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, ईटा इज इक्वल्स टू डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। इस पूरी टर्म को कहा जाता है पॉइस। इस पूरी टर्म को ऑन द बेसिस ऑफ, साइंटिस्ट के नाम पर है जीन लुइस ओके। अब यहाँ पे इसको प्रोनाउंस कैसे करते वो आप देख लेना, जॉन लुइस पॉइसिली। उनके बेसिस पर यूनिट दिया गया है इसका। ऑन दी अदर हैंड एक और यूनिट का तरीका है, क्या क्या आता है देखते हैं। डाइन सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर बाय सेकेंड। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन डाइन फोर्स का यूनिट है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ लिखता हूँ मास इनटू एक्सेलरेशन। उसका यूनिट अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो क्या किस तरीके से दिखेगा, ईटा इज इक्वल्स टू, डाइन की जगह लिखेंगे मास, मास का यूनिट क्या, ग्राम। एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर तो कैंसिल हो गया, फिर नीचे वाला सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेकेंड जो है ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन सेकेंड। ठीक है, करेंगे इसको सॉल्व। ये दिखेगा कुछ इस तरीके से, ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, राइट। कुछ इस तरीके से दिखेगा, हाँ, ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये एक और यूनिट हो गया इसका, इज इक्वल्स टू ईटा का यूनिट। सिमिलरली इसके लिए सॉल्व करेंगे ऐसा सिस्टम के लिए, ईटा इज इक्वल्स टू एफ बाय ए मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स अपॉन डी। फोर्स न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। तो ईटा यहाँ पे किस तरीके से दिखेगा, ईटा यहाँ दिखेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये जो है पर सेकेंड स्क्वायर, इसको लिखा जाता है पास्कल। तो ये आ जाएगा पास्कल सेकेंड, ओके, पास्कल सेकेंड। ये एक और यूनिट। अब यहां जैसे हमने इसके लिए निकाला ईटा इज इक्वल्स टू ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो ऐसा यूनिट के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये इसके हिसाब से, ये दोनों आपस में लिंक्ड है। ओके, अब इसके लिए दोबारा फॉर्मूले में रखो
और उसको सॉल्व करो, इस तरीके से नहीं किया। अब 1 पॉइस होता है 0.1 न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकेंड। इसको भी सेव करेंगे। यहां हमारा विस्कोसिटी और विस्कोसिटी कोएफिशिएंट यूनिट्स कंप्लीट होता है। अब विस्कोसिटी ऑब्वियस सी बात है, जैसा बॉइलिंग हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, विस्कोसिटी, ये किन विस्कोसिटी भी किस पे डिपेंड करेगी? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड टेम्परेचर। ये मैं आपको ओरली बता देता हूँ, आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। अब विस्कोसिटी क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो। चिपचिपापन ज्यादा, भागने की स्पीड कम। तो किसी भी लिक्विड की भागने की स्पीड कम मतलब विस्कोसिटी ज्यादा, चिपचिपापन ज्यादा। अरे भैया चिपचिपापन ज्यादा इसीलिए तो स्पीडली नहीं भाग सकता ना बाकी लिक्विड के समान। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, विस्कोसिटी ज्यादा। ओके, चिपचिपापन ज्यादा, IMF ज्यादा, चिपचिपापन ज्यादा। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम, विस्कोसिटी कम। टेम्परेचर ज्यादा, विस्कोसिटी कम। मुझे लगता है आपको लिखा के देना ही पड़ेगा। पहले इसको सेव करो, 2 सेंटेंस लिखाता हूं, वीडियो वाइंड अप करते हैं। सेव करो प्लीज। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए, तो more viscosity when strong intermolecular forces of attraction। विस्कोसिटी ज्यादा, चिपचिपापन ज्यादा अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। विस्कोसिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। चलिए, हो गया। यही 2 पॉइंट्स लिखाना था। आई होप यहां पर हमारा लिक्विड स्टेट कंप्लीट होता है। कुछ न्यूमेरिकल्स जेई एडवांस लेवल के बचे हुए हैं, वो मैं अपलोड कर दूंगा। थियोरेटिकल पोर्शन यहां पर हमारा लिक्विड स्टेट का 100% कंप्लीट होता है। सेव करेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सेव करेंगे प्लीज।